हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 5 का कारक पढ़ेंगे। हमने लिंग और वचन पहले पढ़ लिया है, तो चलो आज कारक स्टार्ट करते हैं। तो कारक का डेफिनेशन देखो। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे यहाँ चित्रों में देखो, पहले चित्र में रवि मुक्ता उपहार लाया। अब फिर से देखो, रवि मुक्ता के लिए उपहार लाया। तो बच्चों, यहाँ पर के लिए कारक है। अब दूसरे में देखो, विक्की फव्वारे गड्ढा खोदा। विक्की ने फव्वारे से गड्ढा खोदा, तो यहाँ पर ने और से कारक है। और तीसरा देखो, राधा पापा पत्र लिख रही है। राधा पापा को पत्र लिख रही है, यहाँ पर को कारक है। तो बच्चों, लाल रंग में दिए हुए वाक्यों में सार्थक शब्द होने के बाद भी वाक्य में क्या हो रहा है इसका पता नहीं चल पा रहा है। दूसरे वाक्य में नीले रंग में लिखे गए कुछ चिन्हों के कारण वाक्य का पूरा अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये ही चिन्ह कारक हैं। अतः कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब कारक के प्रकार को देखो। हिंदी में कारक के 8 प्रकार हैं। तो पहला कर्ता कारक, क्रिया करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, जैसे दिव्या ने पॉपकॉर्न खाए। अब दूसरा देखो, कर्म कारक, कर्ता जो कार्य करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है को, जैसे पापा ने आभा को चॉकलेट दी। तीसरा है करण कारक, कार्य करने वाले साधन को करण कहते हैं। करण कारक का चिन्ह है से, साधन के अर्थ में, जैसे शिवांश चम्मच से बर्फी खा रहा है। अब चौथा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के चिन्ह हैं के लिए तथा को, जैसे राहुल दीदी के लिए दवा लाया। पांचवा देखो, आपादान कारक, अलग होने का बोध कराने वाला शब्द आपादान कारक कहलाता है। आपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने के अर्थ में, जैसे चोर घर से भाग गया। छठा देखो, संबंध कारक, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध जोड़ने वाले शब्द संबंध कारक होते हैं। का, के, की, रा, री, रे संबंध कारक के चिन्ह हैं, जैसे दिनेश सुरेश का भाई है। अब सातवां कारक है अधिकरण कारक, कार्य के होने वाले स्थान का बोध कराने वाले चिन्ह को अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के चिन्ह हैं में तथा पर, जैसे बंदर पेड़ पर बैठा है। और अंत में देखो, आठवां है संबोधन कारक, शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक के चिन्ह हैं अरे, हे, ओ, जैसे अरे भाग लो यहाँ से। तो बच्चों, ये आपके कारक और उसके भेद थे। अब नीचे यहाँ पर टेबल में देखो, सारे कारक के भेद, उनके एग्जाम्पल, कारक का अर्थ और उससे वाक्य बनाकर उदाहरण दिया हुआ है, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी
और आप याद कर सकेंगे। तो बच्चों, आप लोग इस टेबल को पढ़ना और कौन से कारक के क्या चिन्ह हैं इन्हें याद करना। ठीक है बच्चों, यह आपका चैप्टर 5 ख़त्म होता है। अब हम चैप्टर 6 सर्वनाम को पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, कोई भी शब्द जिसको हम संज्ञा के बदले उचित रूप से प्रयोग कर सकें, उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, सर्वनाम को समझने के लिए मैं यहाँ कुछ वाक्यों को पढ़ता हूँ। देखो, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। बच्चों, इन वाक्यों में बार बार दिल्ली का प्रयोग हो रहा है, जो कि व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं माना जाता। और अगर हम इसे थोड़ा सा बदल कर लिखेंगे तो ये इस प्रकार होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो देखा बच्चों आपने, हमने यहाँ इस दिल्ली के जगह यह शब्द का प्रयोग किया और इस वाक्य में दिल्ली की जगह इसका शब्द। तो बच्चों, दिल्ली एक संज्ञा शब्द है, जिसके बदले में हमने यह, इसका और आदि शब्दों को उसके स्थान पर प्रयोग किया। तो ये सारे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब हम सर्वनाम के प्रकार को पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और अंत में छठा निजवाचक सर्वनाम। अब पहला देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष। बोलने या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम, हमें तथा हमारा आदि। दूसरा मध्यम पुरुष। सुनने वाले के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, तुम, तुम्हें तथा तुम्हारा आदि। और अंत में तीसरा अन्य पुरुष। जब कहने, लिखने अथवा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बात की जाती है तो उसे अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे वह, वे, ये, यह, उस आदि। ठीक है बच्चों, अब सर्वनाम का दूसरा भेद देखो। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरा बैट है, वह उसकी बहन है। अब तीसरा देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आज कोई आएगा, नदी में कुछ गंदगी है। तो बच्चों, निश्चयवाचक में हमें पता होता है कि हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, परंतु अनिश्चयवाचक में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं रहता। अब चौथा देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो,
बच्चों पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो भिन्न बातों में परस्पर संबंधों का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। जो प्रथम आया है वह मेरा भाई है। और बच्चों अंत वाला निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्कूल से स्वयं ही घर आ जाती हूँ। देखो मैंने ड्राइंग अपने आप सीख ली है। तो बच्चों ये आपका सर्वनाम का चैप्टर था। अब आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसके भेद को और उनके उदाहरण को अच्छे से लर्न करिएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग चैप्टर 5 और 6 अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।